बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 506 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम इवेंट हैंडलिंग जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन तमाम लेक्चर्स की कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया गया, आप उसको ज़रूर विजिट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन के लिए मैंने एक छोटी सी एक क्विज एप्लीकेशन गेम क्रिएट कर लिया। गेम प्रिपरेशन की प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि गेम खेलते हुए आप प्रिपरेशन कर लें तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। सो दोस्तों मेरी वेबसाइट के ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको जो 3 बार्स नजर आएंगी, उस बार के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस नजर आएंगे। उसमें क्विज की ऑप्शन है, आपने सिंपली उस क्विज के ऑप्शन के ऊपर जैसे करेंगे क्लिक तो आप सिंपली आप डेली बेस पर नया कोई ना कोई क्विज देंगे, जिसमें 5 MCQs होंगे। वो 5 MCQs आप 1 दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, जितने दफ़ा मर्जी जो है रिपीट करके अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात ये आती है दोस्तों, आपने डेली बेस पर ना सब ने मुझे YouTube पे बता दें, या फिर अच्छी बात यह है कि आप मुझे मेरी जो है वेबसाइट के ऊपर कमेंट करें। उसके लिए हमारी गेम वाले पेज के ऊपर जो है वो प्रॉपर कमेंट सेक्शन है, उसके अंदर आप जाके कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि जनाब आप कल जो है ये वाला क्विज ऐड कीजिएगा, कल इस सब्जेक्ट का क्विज ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा अच्छा कल हमने ये क्विज ऐड करना है, तो उस क्विज के जो इंपॉर्टेंट 5 MCQs होंगे ना वो हम ऐड करेंगे, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा कि हमें पता चलेगा कि भाई हमारे जो विजिटर्स हैं वो इजीली हमारी वेबसाइट से जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस तरह हम भी डेली बेस पर जो है वो आपके लिए नए क्विज जो है वो लेके आया करेंगे। समझ आ गई? चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग। अब इवेंट हैंडलिंग दोस्तों क्या होता है? इवेंट हैंडलिंग ये होता है कि जब मान लो आपके सामने एक GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया गया हो, आपके सामने कुछ बटन्स हैं, कुछ ड्रॉप डाउन्स हैं, और आप जब उस ड्रॉप डाउन के ऊपर या उस बटन के ऊपर क्लिक करो तो जो एक्शन परफॉर्म होता है ना उसको हम कहते हैं इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, जैसे कहता है GUI जनरेट इवेंट्स व्हेन द यूजर इंटरेक्ट्स विद द GUI। कहता है जो हमारे GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो जनरेट करता है किसको? इवेंट्स को। कब? जब यूजर उसके साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, बातचीत करना। ठीक है, उसको कहता है क्लिकिंग अ बटन। जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हो वो जो एक्शन परफॉर्म होता है ना, यानी आपने बटन के ऊपर क्लिक किया कि नया पेज ओपन हो गया, तो वो जो एक नया पेज ओपन हुआ, दिस इज द इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, उसके बाद मूविंग द माउस, यानी आपने माउस को आगे पीछे मूव किया तो क्या हुआ, स्क्रीन का कलर चेंज होना शुरू हो गया, स्क्रीन का पेज ऊपर नीचे मूव होना शुरू हो गया, दिस इज अ इवेंट हैंडलिंग। क्लोजिंग विंडो, मान लो आपने एक विंडो क्लोज की तो क्या हुआ, जब विंडो क्लोज के बटन के ऊपर आपने क्लिक किया तो विंडो क्या होगी, क्लोज होगी, तो ये क्या हुआ, ये भी एक इवेंट हैंडलिंग आपने परफॉर्म किया। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बोथ AWT एंड स्विंग कंपोनेंट्स नॉट ऑल जनरेट इवेंट्स। कहता है जो आपके AWT या स्विंग कंपोनेंट्स हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, कहता है वो सारे के सारे कंप्लीट कंपोनेंट जो हैं वो सारे के सारे यानी इवेंट्स जनरेट नहीं करते, उनमें से कुछ एक इवेंट जनरेट करते हैं। तो कहता है वो जो उनमें से इवेंट जनरेट करते हैं उसके लिए आपने क्या लिखना होता है, कहता है आपने उसके लिए java.awt.event.static ये वाली लाइब्रेरी इंक्लूड करनी है, और उसके बाद java.x.swing.event.x ये वाली लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करनी है। पूरी की पूरी स्विंग लाइब्रेरी या पूरी की पूरी AWT की लाइब्रेरी को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। अगर कर लें तो कोई बात नहीं, अगर ना भी करें फिर भी इतना कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट कहता है इन जावा इवेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट्स। जो जावा के अंदर दोस्तों इवेंट्स होते हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह, यानी एक बटन दिया जाता है, उस बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो कोई एक्शन परफॉर्म होता है। दीज ऑब्जेक्ट्स टेल अस अबाउट इवेंट एंड इट्स रिसोर्स। कहता है ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिसकी अभी हम बात की हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमें बताते हैं किसके मुतालिक, इवेंट्स के मुतालिक। उसके बाद कहता है जैसे एग्जांपल है कुछ इवेंट्स की, जैसे कहता है एक एक्शन इवेंट होता है, विंडो इवेंट, डिफरेंट तरह के इवेंट होते हैं। जैसे एक्शन इवेंट, एक्शन इवेंट में क्या होता है, जब आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये एक्शन इवेंट है। विंडो इवेंट क्या होता है, जब आप विंडो क्लोज करते हो, जब आप विंडो को मिनिमाइज करते हो, जब आप विंडो को ऊपर नीचे मूव करते हो, तो ये क्या है, ये विंडो इवेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इनको भी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मान लो दोस्तों उसने कुछ इवेंट्स के बारे में आपको बताया जाता है, जैसे एक्शन इवेंट होता है, एडजस्टमेंट इवेंट होता है, आइटम इवेंट होता है, कंपोनेंट इवेंट होता है। अब कंपोनेंट इवेंट में डिफरेंट इवेंट आ जाते हैं, जैसे कंटेनर इवेंट, फोकस इवेंट। फोकस का मतलब क्या होता है, आप किसी चीज़ पर फोकस कर दिया आपने। ठीक है, फोकस इवेंट यानी माउस लेके चले गए, वो फोकस इवेंट होता है। पेट इवेंट, विंडो इवेंट, ये डिफरेंट तरह के जो है वो इवेंट्स आ जाते हैं। ये इंशाल्लाह हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारे प्रैक्टिकल जो है वो देखेंगे। ठीक है, इवेंट्स हैंडलिंग मॉडल ये क्या चीज़ है, कहता है इन दिस मॉडल प्रोसेसिंग ऑफ एन इवेंट इन डेलीगेटेड टू अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। यानी ये जो इवेंट हैंडलिंग मॉडल है ये क्या करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है वो जो आपने इवेंट परफॉर्म किया ना उसको प्रोसेस करने में, उसको क्या करने में, प्रोसेस करने
करने में आपकी जो है वो हेल्प करता है इवेंट हैंडलिंग मॉडल। उसके बाद कहता है इट इज़ अ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, इसको हम पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल सेपरेट यूआई कोड फ्रॉम प्रोग्राम लॉजिक, यानी जो आपकी प्रोग्राम लॉजिक होती है ना, उससे आपकी जो यूआई यानी यूजर इंटरफेस का कोड है ना, उसको क्या करता है, अलग करता है। कौन? इवेंट हैंडलिंग मॉडल। इवेंट हैंडलिंग स्टेप्स, कहता है इवेंट हैंडलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स हैं? कहता है 3 स्टेप्स प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ कोड। कहता है कोड की टर्म के अंदर हम देखें ना तो इवेंट हैंडलिंग के कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। अब पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहले इवेंट को यानी कंपोनेंट्स को क्रिएट करना। क्रिएट कंपोनेंट, पहला स्टेप क्या है? क्रिएट कंपोनेंट्स विच कैन जनरेट इवेंट्स, यानी वो कंपोनेंट्स सबसे पहले क्रिएट करना जिनके ऊपर आपने इवेंट लगाना है। जैसे आपने इवेंट किस पे लगाना है? बटन के ऊपर। आपने इवेंट किसके ऊपर लगाना है? विंडो के ऊपर। आपने इवेंट किसके ऊपर लगाना है? आइटम के ऊपर। तो ये जो जिनके ऊपर आपने इवेंट लगाना है भाई, पहले वो क्रिएट करोगे। तो पहला स्टेप क्या होता है? वो चीज़ जिसके ऊपर आपने कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है, तो पहले हम वो चीज़ क्रिएट करते हैं। सो दोस्तों, जिस बटन के ऊपर, जिस आइटम के ऊपर, जिस विंडो के ऊपर आपने इवेंट लगाना है, इवेंट परफॉर्म करना है, पहले उस कंपोनेंट को क्रिएट करें। दूसरा स्टेप, बिल्ड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट्स दैट कैन हैंडल इवेंट्स, यानी कहता अब जो है पहले आपने वो कंपोनेंट्स क्रिएट किया, उसके बाद अब आपने क्या करना है? उसके ऊपर इवेंट लगाना है। उस कंपोनेंट्स के ऊपर क्या लगाना है? इवेंट लगाना, यानी इवेंट वाला ऑब्जेक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर आपने क्या करना है? रजिस्टर हैंडलर विद जनरेटर, यानी फिर आपने क्या करना है? जब उस कंपोनेंट जिसके ऊपर आपने इवेंट लगाना था उसको क्रिएट भी कर दिया, उस पे इवेंट वाला मेथड भी लगा दिया। जब अब इवेंट वाला मेथड लग गया, उसके बाद अब आप क्या करना है? उन दोनों को जब वो परफॉर्म होगा, तीसरे नंबर पे अब आपने क्या करना है? उनको आपस में कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने का मतलब क्या है? यानी अब जब कोई बंदा रियल उसके ऊपर परफॉर्म क्लिक करेगा उस बटन के ऊपर, तो अब क्या एक्शन परफॉर्म हो, वो एक्शन तीसरे नंबर पे आप क्या करोगे? बताओगे। रजिस्टर हैंडलर का मतलब यही होता है कि अब आप वो एक्शन बताओगे जो आपने परफॉर्म करना है। तो पहले स्टेप में कंपोनेंट क्रिएट किया, दूसरे स्टेप में उसके ऊपर इवेंट लगाया, तीसरे स्टेप के ऊपर ये बताया कि इवेंट कौन सा लगेगा, यानी क्या होगा इस इवेंट को, इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा, तो वो इवेंट आपने बताया, रजिस्टर किया। ठीक है। अब कहते हैं पहला स्टेप में देखें, स्टेप 1 इवेंट जनरेटर। इवेंट जनरेटर का क्या मतलब है? तो पहला स्टेप क्या? इवेंट जनरेटर, यानी वो कंपोनेंट जनरेट करना जिसके ऊपर इवेंट आपने लगाना। जैसे कहता है बटन्स, माउस, की, विंडो, तो ये सारी वो चीज़ें हैं, वो कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर हम इवेंट लगाते हैं। ठीक है। तो पहला स्टेप तो आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप इवेंट हैंडलर या इवेंट लिसनर, यानी वो इवेंट हैंडलर अब आपने अप्लाई करना है अपने उस कंपोनेंट के ऊपर जिसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है। जैसे कहता है जावा डिफाइंस इंटरफेस फॉर एवरी इवेंट टाइप, यानी कहता है कोई भी इवेंट लगाने के लिए ना आपको जावा के अंदर जो है इंटरफेस बनाए गए हैं, यानी ग्राफिकल यानी इंटरफेस दिए गए हैं बिल्ट इन, वो इंटरफेस जो है वो आप इंप्लीमेंट करोगे। तो दूसरा स्टेप क्या है? इवेंट किसी भी कंपोनेंट के ऊपर लगाते कैसे हैं, यानी वो इवेंट जिस इंटरफेस में मौजूद है उस इंटरफेस को आप क्या करोगे? इंप्लीमेंट करोगे। जब इंप्लीमेंट करोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? वो आपकी उस चीज़ के ऊपर लग जाएगा। जब लग जाएगा उसके बाद फिर आप तीसरे स्टेप पे ये बताओगे कि जनाब अब हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है इवेंट के होने पर। ठीक है। इट इज अ क्लास नीड्स टू हैंडल एन इवेंट, इट नीड्स टू इंप्लीमेंट द कोरेस्पोंडिंग लिसनर इंटरफेस, यानी कहता है जिस क्लास के ऊपर आपने, जिस इवेंट क्लास के ऊपर कहता है आपने अपना हैंडलर लगाना ना, हैंडल लगाना है यानी इवेंट हैंडल लगाना है, कहता है उसके कोरेस्पोंडिंग ही हमारे पास उसके नाम का एक लिसनर इंटरफेस होता है। यानी जिस इवेंट क्लास के ऊपर आपने कोई इवेंट लगाना है उसके अकॉर्डिंग उसी नाम का हमारे पास एक लिसनर इंटरफेस होता है जो आपने इंप्लीमेंट करना होता है। जैसे कहता है मान लो टू हैंडल एक्शन इवेंट, मान लो कहता है जैसे आपने एक्शन इवेंट परफॉर्म करना है, तो कहता है इसी नाम का हमारे पास एक लिसनर होता है, एक्शन लिसनर। तो एक्शन इवेंट करने के लिए एक्शन लिसनर इंटरफेस होता है, की इवेंट करने के लिए की लिसनर होता है, माउस इवेंट करने के लिए माउस लिसनर होता है। यानी ये जो इवेंट, ये जो आपके इवेंट ना ये क्लासेस हैं और ये जो आपके लिसनर हैं ये आपके इंटरफेस हैं जो आपने इंप्लीमेंट करने होते हैं। सो दोस्तों जिस भी तरह की आपने इवेंट परफॉर्म करना होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसी नाम का हमारे पास क्या होता है? लिसनर इंटरफेस होता है जो हम इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है। उसके बाद कहता है पैकेज java.awt.event contains different event listener interfaces with r shows in the following figure, यानी कहता है जो java.awt.event लाइब्रेरी है ना, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के लिसनर इंटरफेसेस हैं जिनकी हमारे जो नीचे डायग्राम के अंदर जो है वो दिखाए गए हैं डिफरेंट इंटरफेस की एग्जांपल। कहता है जैसे हमारे पास डिफरेंट लिसनर इंटरफेस होते हैं, जैसे कहता है एक्शन लिसनर होता है, जैसे एडजस्टमेंट लिसनर होता है, जैसे कंपोनेंट लिसनर होता है, जैसे कंटेनर लिसनर होता है, बहुत से लिसनर हैं, माउस लिसनर, की लिसनर, ठीक है, टेक्स्ट लिसनर, विंडो लिसनर। तो ये सारे क्या हैं? लिसनर इंटरफेस हैं और ये किस पे इंप्लीमेंट होते हैं? किसी न किसी इवेंट क्लास के ऊपर। समझ आ गई?
चलें जी, बढ़िया होगा। जैसे कहता है मान लो ये मेरे पास एक इंटरफेस है एक्शन लिसनर। अब इस एक्शन लिसनर इंटरफेस को मैं किस पे इंप्लीमेंट करूंगा? अपनी क्लास के ऊपर, यानी एक्शन इवेंट क्लास के ऊपर। इसी तरह आइटम लिसनर किस पे इंप्लीमेंट करेंगे? आइटम इवेंट क्लास के ऊपर। सो जिस तरह का लिसनर इंटरफेस हो उसे उसी नेम की इवेंट क्लास के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं। चलें, बढ़िया हो गया। चलें नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे इसने एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे कहते हैं कंपोनेंट लिसनर। अब ये कंपोनेंट लिसनर किस पे लगेगा? कंपोनेंट इवेंट क्लास पे, यानी कंपोनेंट लिसनर है ना, तो किस पे लगेगा? उसी सेम नाम की इवेंट क्लास पे। सो कंपोनेंट लिसनर कंपोनेंट इवेंट पे लगेगा। समझ आ गई? उसके बाद कहता है बाय इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस द क्लास एग्री टू इंप्लीमेंट ऑल द मेथड्स दैट आर प्रेजेंट इन दैट इंटरफेस। यानी कहता है कोई भी आपने इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करना ना, तो उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस के तमाम चीज़ें इंप्लीमेंट होना लाजमी है, यानी उस इंटरफेस का प्रेजेंट होना कंप्लीटली 100% उस क्लास के अंदर, जिस क्लास में आप इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहे हो वहाँ पे एग्जिस्ट करना लाजमी है। इसको आप कॉन्ट्रैक्ट का भी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस भी कह सकते हो। जैसे इंप्लीमेंटिंग एन इंटरफेस इज लाइक साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आप कोई दो बंदे आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि यार हम इतनी मुद्दत के लिए ना आपस में काम करेंगे, ऐसे दोस्तों आप कोई इंटरफेस जब इंप्लीमेंट करते हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो? आप क्लास के साथ इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। चलें जी, बढ़िया हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है रजिस्टर हैंडलर विद जनरेटर। अब तीसरा स्टेप क्या था? अब उस चीज़ को आपने रजिस्टर करना है, यानी अब आपने इवेंट लगा लिया, यानी इवेंट लिसनर इंटरफेस इंप्लीमेंट भी कर दिया अपने कंपोनेंट के ऊपर। अब उस कंपोनेंट के ऊपर जब इवेंट लग गया, अब उस इवेंट लगने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म हो, वो जो एक्शन है वो किस में हम करेंगे? अब रजिस्टर हैंडलर में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड होता है ऐड, आगे अपने हमारे उस जो है ना एक्शन का इवेंट का नाम होता है और आगे लिसनर होता है। ठीक है, तो लिसनर इंटरफेस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बिल्ट इन मेथड है जो हम लगाते हैं। जैसे कहता है मान लो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स है, इसके अंदर एक बटन है, कहता है जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास एक डायलॉग मैसेज बॉक्स ओपन हो जाए, मैसेज डायलॉग ओपन हो जाए जिसके अंदर हमें कुछ लिखा हुआ नजर आए और नीचे ओके का बटन हो। तो ये कैसे बनाते हैं? इसको बनाने के लिए इन्होंने नीचे कोड किया हुआ, जो मैं इन्होंने बहुत लंबा कोड किया हुआ है। मैं आपको ईजी एंड वेल डिफाइंड तरीके के साथ इसी कोड को जो है वो इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ। चलें जी, इवेंट लगाने सिखाता हूँ। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस लेक्चर 10 के अंदर मैंने आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस करना सिखा दिया था। सो आपको वो चीज़ें सारी याद है, मुझे पता है। आपने अगर लेक्चर मेरा देखे तो आपको पता है सारी चीज़ें, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाना आता है। सो उसके लिए आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं java.awt.static अपना पूरा का पूरा लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद फिर हम अपनी पूरी की पूरी एक और लाइब्रेरी इंक्लूड करते हैं javax.swing.static। उसके बाद दोस्तों हमें कुछ इवेंट परफॉर्म करने के लिए इंपोर्ट java.awt.event इवेंट जो है ना अपने event.static इस अपने लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। उसके बाद आप javax.swing.event.static भी इंक्लूड कर सकते हैं, नो इशू, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने कह दिया इंपोर्ट, चलो इतने काफ़ी हैं। ठीक है, तो वो भी आप जब आपको कोई एरर, यानी कि आप किसी इंटरफेस में मान लो एरर आ तो आपने समझ जाना है कि उसके लिए फिर वो लाइब्रेरी कहाँ पे इंक्लूड, वो यानी वो चीज़ कहाँ पे इंक्लूड हो रही होगी javax.swing.event.x क्लास के अंदर। सो आपने उसके लिए फिर वो वाली लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड कर लेनी है। ठीक है, चलिए मैं लाइब्रेरी लिख के दिखा ही देता हूँ आपको। तो उसके लिए आपने लिखना है इंपोर्ट javax.swing.event.static। तो ये दोस्तों वो लाइब्रेरी है। ठीक है, तो आपने ये लाइब्रेरी इंक्लूड करें ना करें, जब इसकी जरूरत पड़े, यानी जब आपको कोई एरर आ रहा हो तो सिंपल आपने ये वाली लाइब्रेरी जो है वो इंक्लूड करके देख लेनी है, तो इंशाल्लाह आपका वो एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो अभी फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं इसको जितनी कम दोस्तों हमेशा कोशिश करते हैं कम से कम लाइब्रेरी इंक्लूड करें, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे उतना बोझ बढ़ता जाएगा क्लास के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों हमने यहाँ पे एक्शन लिसनर परफॉर्म करना है, यानी हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो क्लिक करने से इसको हम कौन सा इवेंट कहते हैं? एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट के लिए हम कौन सा इंटरफेस यूज़ करते हैं? जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया, जो जिस तरह का इवेंट हो उस तरह का हमारे पास लिसनर होता है। तो अगर हमने एक्शन इवेंट परफॉर्म करना है तो कौन सा लिसनर होगा? एक्शन लिसनर होगा। तो एक्शन लिसनर इंप्लीमेंट कहाँ पे करना है? किसी अपनी उस क्लास के ऊपर जिस क्लास के अंदर आपने अपना इवेंट परफॉर्म करना है। तो इस क्लास के अंदर ही मैंने अपना इवेंट परफॉर्म करना है, सो इसी क्लास के ऊपर आप इंप्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट्स क्या बोला? अपना एक्शन लिसनर। तो एक्शन लिसनर, ठीक है, एक्शन लिसनर हो गया। ठीक है, अब ये आपने जैसे ही दोस्तों इंटरफेस इंप्लीमेंट किया, अब आपको पता ना जब हम किसी क्लास के ऊपर कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हैं तो उस इंटरफेस के अंदर जितने मेथड होते हैं वो सारे इंप्लीमेंट करना जरूरी होता है। सो दोस्तों इस एक्शन लिसनर के अंदर हमारे पास एक मेथड है। तो किसी भी इंटरफेस के
किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के या किसी भी इंटरफेस के मेथड को लिखने से पहले हम पब्लिक लिखते हैं, पब्लिक के बाद हम लिखते हैं वाइड और उसके बाद अपनी मेथड का नाम। तो मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है, एक्शन परफॉर्म्ड। तो इस एक्शन परफॉर्म्ड के अंदर हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है एक इवेंट। तो कौन सा इवेंट, एक्शन इवेंट। तो उसके लिए आप लिखोगे एक्शन इवेंट, ठीक है। और एक्शन इवेंट के आगे हम वो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा एक्शन इवेंट का वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना हो गया। अब दोस्तों ये जो एक्शन परफॉर्म्ड मेथड है ये किसका हिस्सा है, ये आपके इस एक्शन लिसनर इंटरफेस का हिस्सा है। सो दोस्तों आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जब एक क्लास एक बॉडी चीज़ किसी दूसरी बॉडी में जाके यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है वो हम क्या कर रहे हैं, ओवरराइडिंग यूज़ कर रहे हैं। तो ओवरराइडिंग के लिए हम क्या लिखते हैं, अपनी चीज़ के ऊपर इस तरह ओवरराइड लिख देते हैं, ठीक है। चलें जी, तो इस तरह हमने लिख दिया ओवरराइड, इतना कर दिया। चलें जी, चलें, बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं जिसके अंदर हम अपने बाकी जो चीज़ें हैं यानी फ्रेम जो क्रिएट करना है जितना भी, यानी वो हमने ग्राफिकल जीयूआई करना है ना, जितना भी काम वो जीयूआई का सारे का सारा काम हम एक अलग मेथड में करेंगे। ये जो है ना आपका एक्शन परफॉर्म्ड, ये सिर्फ वो मेथड है जिसके अंदर आपने वो इवेंट जब कॉल होगा तो उस इवेंट के कॉल होने पर आप क्या जो है वो एक्शन परफॉर्म करोगे, वो सिर्फ एक्शन वाला कोड जो है वो सिर्फ आप इसके अंदर लिखते हो। बाकी जितना भी कोड है, फ्रेम क्रिएट करना, वो सारे का सारा बटन क्रिएट करना, वो सारे का सारा आप किसी और मेथड में करते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे init नाम से एक मेथड बना लिया, यानी init मीन इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो init नाम से मैंने मेथड बना लिया। इसके अंदर सबसे पहले मैंने अपना फ्रेम क्रिएट करना, तो उसके लिए मैंने लिखा जे फ्रेम और यहाँ मैंने लिख दिया माई फ्रेम इक्वल टू न्यू जे फ्रेम, ठीक है। लें जी, ये मैंने अपना जे फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब अपने इस जे फ्रेम का मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसको डायनामिकली क्लोज करने के लिए मुझे इसके ऊपर लगाना है माई फ्रेम, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट, उसके ऊपर मैंने लगा दिया सेट डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, आपको पता, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था। इसके अंदर हम लिखते हैं जे फ्रेम डॉट एग्जिट अंडरस्कोर क्लोज, ये हम इतना लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो जे फ्रेम है ये बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज हो जाता है जैसे काम हमारा फिनिश होता है, ठीक है जी। चलिए इतना हम निकाल दिया। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अपने इस फ्रेम का टाइटल सेट करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, अपने ऑब्जेक्ट का नाम, अपने फ्रेम के ऑब्जेक्ट का नाम माई फ्रेम डॉट सेट टाइटल और उसके अंदर डबल कोट्स के अंदर टाइटल मैंने लिख दिया माई GUI एप्लीकेशन माई GUI एप्लीकेशन, ठीक है। ये टाइटल सेट कर दिया। अब मैंने अपने इस फ्रेम का साइज सेट करना है। तो उसके लिए मैंने लिखा माई फ्रेम डॉट सेट साइज और उसके अंदर मैंने पहले विड्थ बताते हैं फिर हाइट बताते हैं कॉमा लगा के। तो मैंने विड्थ बता दी लेट से 500 पिक्सल एंड कॉमा 500 पिक्सल, हाइट चलें 300 पिक्सल कर देते हैं, 300 पिक्सल, बढ़िया हो गया। उसके बाद अब हमने इसकी लोकेशन सेट करनी है। लोकेशन का मतलब होता है कि आपने टॉप से और बॉटम से कितना फासला छोड़ के ये फ्रेम क्रिएट हो, यानी आप क्या चाहते हो कि ये लेफ्ट से कितना फासला छोड़ के फ्रेम क्रिएट हो और टॉप से कितना फासला छोड़ कर। तो मैंने लिख दिया माई फ्रेम डॉट सेट लोकेशन। तो मैंने कहा टॉप से जो है वो एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट साइड से ये जो है वो 100 पिक्सल का फासला छोड़ दे और टॉप से यानी वाई एक्सिस से भी 100 पिक्सल का फासला छोड़ दे, ठीक है। इतना कर दिया जी हमने, माई फ्रेम का सेट कर दिया लोकेशन। अब दोस्तों हमने क्या करना है, नेक्स्ट अपने इस फ्रेम के अंदर जो है लेआउट है ना उसको चेंज करना है। तो लेआउट कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए पहले हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो कंटेनर सी इक्वल टू और उसके लिए हम लिखते हैं माई फ्रेम, यानी अपने फ्रेम का वो जो पैन ना वो गेट करते हैं। तो माई फ्रेम डॉट गेट कंटेंट पैन, ठीक है। तो ये हमने कंटेंट पैन गेट करके इस कंटेनर को दे दिया। अब इस सी कंटेनर के अंदर हमारा इस फ्रेम का जो अंदर वाला पार्ट ना यानी जो बॉडी पोर्शन होता है वो आ चुका है इसके पास। अब उस बॉडी पोर्शन का सबसे पहले हमने लेआउट सेट करना है। तो उसके लिए हम लिखा सी डॉट सेट लेआउट और उसके अंदर हमने लिख दिया न्यू फ्लो लेआउट, ठीक है। चलें जी, ये हमारा लेआउट सेट हो गया, फ्लो लेआउट सेट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमने दोस्तों एक बटन क्रिएट करना है और उस बटन को इस अपने यानी कंटेंट पैन के अंदर यानी अपने इस कंटेनर में ऐड करना है। तो उसके लिए हम लिखा जे बटन BUTTON बटन और लिख दिया बी बटन इक्वल टू न्यू JBTTON बटन, ठीक है, जे बटन। चलिए इतना कर दिया। अब इस जे बटन के अंदर हमने अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है इसके ऊपर बटन के ऊपर तो आप डबल कोट्स के अंदर अब यहाँ लिख सकते हो। लेट्स में लिख दिया क्लिक हेयर, चलिए इतना कर दिया जी, हमारा बटन क्रिएट हो गया। अब इस बटन का साइज सेट करना है। तो बी डॉट सेट साइज और सेट साइज के अंदर आपने लेट से इसका साइज सेट कर दिया कितना, आपने कहा लेट से
200 पिक्सल जो है इसकी विड्थ हो जाए और इसकी हाइट जो है वो 50 पिक्सल सेट हो जाए। ठीक है, तो ये आपने अपने बटन का जो है वो साइज सेट कर दिया। उसके बाद आपने बटन की लोकेशन सेट करनी है, तो बी डॉट सेट लोकेशन। सेट लोकेशन का मतलब ये है कि आपका बटन जो है वो आपके फ्रेम के अंदर ऊपर से कितनी जगह छोड़े और लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ के क्रिएट हो। सो मैंने कहा मेरा जो फ्रेम के अंदर जो बटन है ना, ये जो है ना एक्स एक्सिस है, यानी लेफ्ट और राइट से मेरे बटन का विड्थ कितनी है 500, तो 500 में इसका साइज़ अपना कितना है 200, तो 200 छोड़ दे, बाकी 300 बच गया। 300 में यानी 150 कर देते हैं, तो एक्स एक्सिस से 150 पिक्सल छोड़ दे और टॉप से जो है मैंने कहा कितना छोड़ दे, लेट से टॉप से 25 पिक्सल छोड़ दे, इतना कर दिया। अब दोस्तों इस बटन के ऊपर हमने एक्शन लिसनर ऐड करना है। तो एक्शन लिसनर कैसे ऐड करते हैं, हम लिखते हैं अपने बटन का ऑब्जेक्ट डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, और इस एक्शन लिसनर के अंदर जस्ट आपने लिख देना दिस, क्या लिख देना दिस, बस इतना आपने कर लिया। करने के बाद दोस्तों अब आपने अपने बटन के ऊपर जो है वो एक्शन लिसनर ऐड कर दिया। पहले आपने क्या किया, ये आपने कंपोनेंट क्रिएट किया, पहला स्टेप, 3 स्टेप थे ना इवेंट क्रिएट करने के, तो पहला स्टेप क्या था कंपोनेंट क्रिएट करना, तो ये आपने कंपोनेंट क्रिएट किया। दूसरा स्टेप उस कंपोनेंट पे इवेंट लगाना, ठीक है, तो ये आपने इवेंट उसके पे लगा दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद आप तीसरा स्टेप क्या होता है कि जब आप बटन के ऊपर क्लिक हो तो क्या परफॉर्म हो, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस एक्शन परफॉर्म के अंदर लिखेंगे कि इस बटन पे क्लिक होने पर कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, वो हम कोड इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, चलें उससे पहले हमने अब ये जो बटन है ये अपने इस कंटेनर के अंदर ऐड करना है। तो कंटेनर में कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम लिखा हम सी डॉट ऐड, और सी डॉट ऐड के अंदर हमने लिख दिया बी यानी अपने बटन का ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो अभी ये क्या हुआ, मेरा बटन इस कंटेनर में ऐड हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, उसके बाद हमारा जो फ्रेम है वो बाय डिफॉल्ट आपको पता है विजिबल नहीं होता, उसको विजिबल करना पड़ता है। तो वो कैसे विजिबल करते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे माई फ्रेम। तो यानी ये जो मेरा माई फ्रेम है ना, ये जो मैंने फ्रेम क्रिएट किया, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या माई फ्रेम, तो मैंने कहा माई फ्रेम डॉट सेट विजिबल, और आपने लिख दिया ट्रू। ट्रू का मतलब होता है कि विजिबल कर दो, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉल्स होता है, तो आपने ट्रू कर दिया यानी विजिबल कर दो। ठीक है, इतना कर दिया आपने। अब दोस्तों आपने क्या करना है, जब ये बटन के ऊपर होगा क्लिक, तो क्लिक होने पर क्या एक्शन परफॉर्म हो वो आपने यहाँ पे बता दिया। तो उसके लिए दोस्तों आपने लिख दिया, आपको पता ना हम वो जो मैसेज डायलॉग होता है वो कैसे शो करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं जे ऑप्शन पैन पैन डॉट, और उसके अंदर लिखते हैं शो मैसेज डायलॉग। और इस शो मैसेज डायलॉग के अंदर दो चीज़ें हम पास करते हैं, पहले हम लिखते हैं नल, ठीक है, और दूसरे नंबर पे हम कॉमन लगा के लिखते हैं अपना वो मैसेज जो हमने शो करना है। तो लेट्स में लिख दिया बटन क्लिक, CLICK क्लिक्ड, ठीक है, बटन क्लिक्ड, तो ये मैंने लिख दिया। यानी जब कोई बंदा अभी इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा ना, तो ये वाला एक्शन परफॉर्म होगा, यानी ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा बटन क्लिक्ड। ठीक है, चलें जी, इतना बस हम निकाल दिया, बस ठीक है। अब ये जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये वाला ऑटोमेटिक मेथड चल जाएगा, इसको हमने कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब हमने कॉल किसको करना है, हमने कॉल करना अपने इस अनिट वाले मेथड को, ताकि इसको कॉल हम करेंगे तो ये चलेगा ना। तो इसको कॉल कैसे करेंगे दोस्तों, ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। तो दोस्तों जबकि आपका जो मेन मेथड है ये एक स्टैटिक मेथड है, तो दोस्तों एक स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड को आप विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते। सो दोस्तों अगर आपने चाहे सेम क्लास के अंदर ही क्यों ना हो, देखें ये जो इनिट मेथड है ये भी उसी सेम क्लास के अंदर है जिस क्लास के अंदर मेन का मेथड है, लेकिन दोस्तों सेम क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड के अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड को आप विदाउट ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते। सो आपको इस इनिट जो नॉन स्टैटिक मेथड है इसका पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है, यानी ये जिस क्लास के अंदर है उस क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो मेरी क्लास का नाम क्या है, CS506_lectures। तो मैंने कहा ये जो मेरी क्लास है ना CS506_lectures, इसका टेस्ट नाम से ऑब्जेक्ट बना दो, इक्वल टू न्यू मेरा क्लास का नेम, आगे सेमीकोलन, राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। ठीक है, इतना कर दिया। अब दोस्तों ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट क्लास का टेस्ट। अब इस टेस्ट ऑब्जेक्ट से मैं इस मेरी क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक मेथड हैं उन सबको इस मेन के मेथड में कॉल कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेस्ट डॉट अनिट। चलें जी, तो अनिट मेथड कॉल हो गया। अब चलें, जैसे ये कॉल हुआ अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपाइल किया मैंने अपने प्रोग्राम को, और यहाँ पे देखें दोस्तों ये आपकी GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, और इसमें देखें ये बटन बन के आ गया जिसमें लिखा हुआ क्लिक हर। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास मैसेज डायलॉग ओपन होगा जिसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है बटन क्लिक्ड। ठीक है, अब आपने यहाँ से ओके किया और यहाँ से इस GUI को क्लोज कर दिया। लें जी, आपका यहाँ तक जो है वो आपको मैंने एक्शन इवेंट परफॉर्म करना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सारा कुछ सिखा दिया प्रैक्टिकली, बहुत ही ईजी स्टेप्स के साथ। ठीक है जी, सिंपल सा कोड है।
अब चलते हैं और यहाँ पे ये कोड इन्होंने बहुत लंबा लिखा था, मैंने इस कोड को नहीं लिखा, मैंने अपनी तरह से आपको बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हो इवेंट हैंडलिंग पार्टिसिपेट्स इंटरेक्ट बिहाइंड द सीन। कहता है यानी जब हम इवेंट हैंडलिंग करते हैं तो बिहाइंड द सीन कैसे वो इंटरेक्ट करता है। तो कहता है वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, उसके इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे ये चीज़ पढ़ते हैं। इवेंट जनरेटर सोर्स, यानी जब हम इवेंट जनरेट करते हैं तो उसका सोर्स क्या होता है, यानी वो कैसे जनरेट होता है। तो कहता है स्विंग एंड AWT कंपोनेंट्स, यानी पहली चीज़ है कि इवेंट जनरेट करने के लिए आपको स्विंग एंड AWT कंपोनेंट्स वाली लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, यानी ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है फॉर एग्जांपल जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे फ्रेम ETC। कहता है उसके बाद आपको वो कंपोनेंट क्रिएट करने पड़ते हैं जिनके ऊपर आपने अपना इवेंट लगाना है, तो ये वो कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद कहते हैं जनरेट एन इवेंट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप अपने इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और उस ऑब्जेक्ट को आप अपने इस इवेंट पे अप्लाई करते हो। उसके बाद रजिस्टर्ड लिसनर विद इटसेल्फ, उसके बाद फिर आप अपने इवेंट को जब परफॉर्म कर लेते हो उस इवेंट में फिर आप ये बताते हो कि आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो आप रजिस्टर करते हो अपना इवेंट, ठीक है। रजिस्टर करने का मतलब ये जो आप ये बता रहे हो ना, ये जो बता रहे हो कि अब क्या हो, कौन सा एक्शन परफॉर्म हो, तो ये रजिस्टर कर रहे हो आप, ठीक है। नेक्स्ट कहता है जी इवेंट ऑब्जेक्ट, कहता है इनकैप्सुलेशन इन्फॉर्मेशन अबाउट इवेंट दैट अकर्ड एंड द सोर्स ऑफ द इवेंट। कहते हैं जो इनकैप्सुलेशन है ना, इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना अबाउट इवेंट, इवेंट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी अकर्ड एंड द सोर्स ऑफ दैट इवेंट। जब इवेंट परफॉर्म होता है ना, जब इवेंट हमारे पास अक्कर होता है तो उसका जितना भी सोर्स है ना बैकएंड पे, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। इफ़ यू क्लिक का बटन, जब आप किसी बटन के ऊपर कहता है क्लिक करते हो, एक्शन इवेंट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कहता है फिर एक्शन इवेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट उसी वक्त हो जाता है, यानी जैसे ही आपने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो इवेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और उसके अंदर क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट के जरिए हमने अपने इवेंट लिसनर को जो है वो कॉल कर दी। उसके बाद कहता है इवेंट लिसनर हैंडलर, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कहता है रिसीव इवेंट ऑब्जेक्ट्स व्हेन नोटिफाइड देन रिस्पोंड। कहता है हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने इवेंट के ऑब्जेक्ट को जो है वो रिसीव करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने किया कि जब बटन के ऊपर क्लिक हुआ तो आपने सबसे पहले क्या किया, इस मेथड के अंदर आपने सबसे पहले अपने इवेंट का ऑब्जेक्ट, ये देखें ये ऑब्जेक्ट आप रिसीव कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव किया। उसके बाद ईच इवेंट सोर्स कैन हैव मल्टीपल लिसनर्स रजिस्टर ऑन इट, यानी आपके एक ही इस इवेंट लिसनर के ऊपर, यानी इवेंट एक्शन इवेंट के ऊपर मल्टीपल जो है वो कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं। यानी आपने 3-4 बटन लगाए और उन 3-4 बटन के ऊपर यही एक जो है वो आपने मेथड अप्लाई कर दिया, तो ऐसे भी हो जाता है। उसके बाद कहता है कन्वर्सली अ सिंगल लिसनर कैन रजिस्टर विद मल्टीपल इवेंट सोर्स, यानी कहता है एक ही आप जो है वो इंटरफेस, यानी जैसे देखें ये एक इंटरफेस है, इस एक इंटरफेस के साथ आप इसके अंदर मल्टीपल जो है वो एक्शन इवेंट जो है क्रिएट कर सकते हो। जिस तरह एक एक्शन इवेंट के साथ मल्टीपल आप कंपोनेंट क्रिएट हैंडल कर सकते हो ना, इसी तरह एक एक्शन लिसनर के साथ आप मल्टीपल इवेंट्स जो है वो हैंडल कर सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद कहता है चलें जी इस यहाँ तक होगा रिसीव एन इवेंट व्हेन एवर वन इज जनरेटेड, जब इवेंट जनरेट होता है तब हम उसको रिसीव करते हैं। लुक्स फॉर द लिसनर हैंडल फॉर द इवेंट इफ एग्जिस्ट डेलीगेट इफ फॉर प्रोसेसिंग, यानी अगर इवेंट हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसकी जो है प्रोसेसिंग करते हैं, अगर वो एग्जिस्ट इफ नॉट डिस्कार्ड इट, यानी अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा फिर हम उसी वक्त जो है वो डिस्कार्ड कर देते हैं उस इवेंट को। तो ये कौन करता है, ये JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन करती है। नेक्स्ट दोस्तों ये परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, मतलब ये कैसे परफॉर्म होता है। ये JVM यानी जावा वर्चुअल मशीन है। सबसे पहले क्या हुआ, आपने बटन के ऊपर क्लिक किया तो क्या हुआ, आपका एक्शन इवेंट जो है वो जनरेट हुआ और एक्शन इवेंट जैसे जनरेट हुआ तो उसको हमने रजिस्टर कर दिया अपने एक्शन हैंडलर के साथ। तो एक्शन हैंडलर चला गया किसके पास, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके बाद एक्शन हैंडलर चला गया किसके पास, JVM के पास, और JVM ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी क्यू के अंदर। तो जैसे जैसे क्यू में ऐड जाती जाएगी वैसे वैसे जो सबसे पहले ऐड होगा क्यू के अंदर, आपको पता है क्यू कैसे सूट पे काम करता है, जो सबसे पहले अंदर एंटर होगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो यानी सबसे पहले जो आपने इवेंट कॉल किया सबसे पहले वो परफॉर्म होगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक जैसे कोई इवेंट परफॉर्म होता है तो फ़ौरन से वो क्या हो जाता है, क्यू से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो तो अब एक दफ़ा जो चीज़ चल गई उसके बाद हमने उसको दोबारा चलाना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है मेकिंग स्मॉल कैलकुलेटर, यानी अब इन्होंने आपको स्मॉल कैलकुलेटर आपकी आसानी के लिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए आपके इस चैप्टर के लास्ट में उन्होंने एक स्मॉल कैलकुलेटर आपको बनाना सिखाया जिसका कंप्लीट कोड इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। सो आप यहाँ पे वो उस कोड को देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस प्रोग्राम है, ये कोई लेक्चर का हिस्सा नहीं है। सो इस कोड को यहाँ से जो इन्होंने किया हुआ है नीचे कोड, उस कोड को देखकर अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।